प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनर्अवलोकन पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, भारत की न्यायपालिका को न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति प्राप्त है, जिसने राजनीतिक व्यवस्था में न्यायपालिका की भूमिका को शक्तिशाली और महत्वपूर्ण बना दिया है। इस शक्ति का उपयोग करके ही वह कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के अतिक्रमण से संविधान की रक्षा और नागरिक स्वतंत्रताओं को अक्षुण्ण रखती है। विद्यार्थियों, भारत में न्यायिक क्षेत्र में न्यायिक सर्वोच्चता के अमेरिकन सिद्धांत और संसदीय सर्वोच्चता के ब्रिटिश सिद्धांत के समन्वय का प्रयत्न किया गया है। विद्यार्थियों, संविधान निर्माता न तो यह चाहते थे कि न्यायालय एक तीसरे सदन के रूप में कार्य करने लगे और न ही यह संसद की सर्वोच्चता को इस हद तक स्थगित किया जाए कि वह निरंकुश बन सके। इसलिए उन्होंने नियंत्रण और संतुलन हेतु न्यायपालिका से यह अपेक्षा की कि एक ओर तो वह विधायी प्रस्तावों तथा कार्यकारी आदेशों के बीच असंगति पर ध्यान दे और संविधान के शब्दों को दृष्टि रखते हुए संविधान की व्याख्या करे। विद्यार्थियों, संविधान निर्माताओं ने अमेरिकी संविधान की शब्दावली कानून की उचित प्रक्रिया के स्थान पर कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को स्वीकार किया है। अर्थात वे यह चाहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका की भांति कानून की उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के अनुरूप कार्य नहीं करे और ऐसा करते हुए कानून में निहित बुद्धिमत्ता तथा विवेक को चुनौती नहीं दे। वह प्राकृतिक न्याय के आधार पर इन कानून के औचित्य को चुनौती देने की चेष्टा न करे। इसके विपरीत भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप काम करते हुए कानून के शब्दों को ध्यान में रखें। इस प्रकार विद्यार्थियों, भारत में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्अवलोकन का अधिकार दिया गया है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों, न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति का भारतीय संविधान में उल्लेख किन अनुच्छेदों में किया गया है और कैसे किया गया है। तो सबसे पहले बात करें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(2) के अनुसार न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति। विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद में लिखा है कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों वाले भाग 3 द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनता या कम करता हो। इस खंड का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक कानून शून्य होगा। अर्थात विद्यार्थियों, अनुच्छेद 13 में स्पष्ट कहा गया कि राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा
जो मूल अधिकारों वाले भाग 3 में दिए गए जो अधिकारों को छीनता है या कम करता है, और इस खंड का उल्लंघन करने वाला प्रत्येक कानून उसी सीमा तक शून्य होगा। इसका आशय यह हुआ कि राज्य द्वारा किए गए कार्यों को सर्वोच्च न्यायालय देखे कि वे अनुच्छेद 13(2) के अनुरूप है या नहीं, और यदि प्रतिकूलता के आधार पर वह उन्हें असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 246 के अनुसार न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति। विद्यार्थियों, यह अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्अवलोकन के अधिकार को प्रकट करता है। इसके अंतर्गत संघ अथवा राज्य द्वारा विधायी सीमा का उल्लंघन एवं असंवैधानिक कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो स्पष्ट कहा गया है कि यदि संघ अथवा राज्य द्वारा विधायी सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो वह एक असंवैधानिक कार्य है और सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति का प्रयोग कर उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। चूंकि तीनों सूचियों की शक्तियां वितरण की स्पष्ट व्यवस्था है और सभी परिस्थितियों का संविधान में उल्लेख कर दिया गया है, अतः सर्वोच्च न्यायालय को अपना विवेक प्रयोग के अवसर बहुत कम मिल पाते हैं। उसे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी कार्य की वैधता की जांच करनी होती है। दूसरी तरफ अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय को स्वविवेक प्रयोग करने के अनेक अवसर प्राप्त हैं। परिणाम स्वरूप अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय की भांति भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के लिए तृतीय सदन के अवसर नहीं है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों अनुच्छेद 246 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्अवलोकन के अधिकार को प्रकट करता है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अनुच्छेद 32 के अनुसार न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति। विद्यार्थियों, इस अनुच्छेद में नागरिकों के संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है। इस अनुसार कोई भी नागरिक अपने किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। सर्वोच्च न्यायालय को यह देखने का अधिकार होगा कि क्या वास्तव में राज्य के किसी कार्य या कानून से नागरिक के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 32(2) के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रक्षालेख निकालने का अधिकार है। ये लेख या आदेश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के उल्लंघन पर ही निकाले जाते हैं। अमेरिका की तरह प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के अनुसार नहीं। वास्तव में
इन रिटों के रूप में न्याय प्रशासन की एक नई शाखा का विकास विद्यार्थियों हुआ है। इस नई शाखा का जनता ने किस उत्साह के साथ उपभोग किया है वह इससे प्रकट है कि अनेक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में 100 से 200% तक और कहीं कहीं उससे भी अधिक वृद्धि करनी पड़ी है। फिर भी विचाराधीन मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। न्यायपालिका द्वारा रिट अधिकारिता के प्रयोग से जनसाधारण के मन में यह विश्वास जाग गया है कि उस पर कानून का शासन स्थापित है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, हम बात करें अनुच्छेद 131 व 132 के अनुसार न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का, तो विद्यार्थियों अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार का और अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में उसके अपील क्षेत्र अधिकार का उल्लेख किया गया है। अर्थात ये दोनों अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को संघीय और राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानूनों के पुनर्अवलोकन का अधिकार देते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की भांति भारत में भी न्यायिक पुनर्अवलोकन की शक्ति का आधार संवैधानिक है। संविधान के लागू होने के बाद से अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस शक्ति के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कानूनों या अध्यादेशों, नियमों या विनियमों को पूर्णतया या आंशिक रूप से विद्यार्थियों असंवैधानिक घोषित किया है। धन्यवाद विद्यार्थियों।